अस्सलाम वालेकुम। आज चले बेटा, 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। जब तक कुछ बच्चे और इंशाल्लाह कुछ भूले भटके आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह वहाँ कैसे हैं भाई? पूरा गैंग पहुंचा हुआ है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर काफी अच्छा आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ईपीएस 15 नंबर का बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह है। यार उसमें, लेकिन मैंने क्लास में ये बातें भी बताई थी, अगर आप रिकॉल करें। ड्यूरिंग देयर अगर कन्वर्टेबल आ जाए तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट टाइम अपोर्शन करना होता है। लेकिन यार एक आध मार्क्स चलना वहां फिर कटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ईपीएस प्रीवियस ईपीएस से बहुत बेहतर था। चांद कंपनी से ये बेहतर है। नहीं, चांद तो हमने क्लास में किया था ना, जिन्होंने वहां देखा था वो तो सूरज लग रहा था उनको। बोला, भाई ये चांद नहीं हो सकता कम से कम। चलिए, मेरे ख्याल से हम जरा नहीं, अभी भी 2 मिनट बाकी हो ऑफिशियली, फिर स्टार्ट लेते हैं इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। चलिए बेटा, अब आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, फिर हम आते हैं इंशाल्लाह FAR 2 कैफ है। आ जाओ। अच्छा बेटा, स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुछ बातें जरा प्रीवियस अटेम्प्ट से रिलेटेड, फिर अभी की बात करते हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आज से ही हम इंशाल्लाह पढ़ना शुरू कर देंगे, उसकी टेंशन है। नहीं, बुक्स तो लानी नहीं है, रजिस्टर ला रहे हैं बहुत।
नहीं बेटा, पढ़ना तो जरूरी है। ठीक है। जी जी। प्लीज सुन लें। कुछ एमएफए में भी बच्चे थे, उन्होंने भी बातें सुनी है। ठीक है, क्योंकि आपने अभी अभी पेपर्स दिए हैं तो आप जरा ज्यादा बेहतर वे में बता सकते हैं हाउ फार इट इज ट्रू। ठीक है, प्लीज सुनिएगा। देखिए, अब जो रीसेंट अटेम्प्ट आप दो तीन पेपर, जिस बच्चे ने जितने पेपर्स दिए, उन पेपर्स को अगर आप देखें तो पहली प्रायोरिटी, जो स्टूडेंट सारी क्लासेस लेते हैं, पहली प्रायोरिटी आपकी क्लासेस लेना। देखिए समटाइम क्या होता है, मतलब वो मुझे समझ में नहीं आता, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं क्लासेस लेते लेते ना पता नहीं क्या हो जाता है उनको। उनको शायद लगता है बहुत ज्यादा क्लासेस ले लिए, छुट्टी करनी चाहिए थोड़ी बहुत। ऑफ ना ले, छुट्टी ना करें आप। अच्छा कभी कभी होता है यार मैं फिर ऑनलाइन देख लूंगा। ऑनलाइन लाइव देख रहे तो एक अलग बात है, रिकॉर्डेड की वो बात नहीं होती, मैं पहले बता दूं। क्योंकि मैंने अभी एमएफए में बताया, रिकॉर्डेड जो आप देखते हो ना बहुत बेदर्दी से देखते हैं। पहले तो टीचर की स्पीड डबल कर देता है, 2x। ये कौन सा ये गाना गा रहा है, उल्टा सीधे गाने चल रहे होते हैं तो आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, रैपिंग चल रही होती है, पता नहीं क्या अजीब चल रहा है, पागल। धनाधन टीचर लगा, उसमें क्या समझ में आ रहा है भाई। उसे बच्चा दिल को तसल्ली दे रहा होता है कि मैंने क्लास पूरी कर ली, हालांकि वो क्लास ले नहीं रहा होता। नेवर डू दैट, छुट्टी ना करें पहले। अच्छा, क्योंकि आप सब माशाल्लाह माशाल्लाह फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं, फुल टाइम स्टूडेंट को छुट्टी नहीं करनी चाहिए। और अगर कभी अल्लाह ना करे तबीयत खराब है कुछ है, ऑनलाइन लाइव क्लास ले लें, बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है आपके पास। जो हमारे लेवल पे, क्योंकि इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नाम की चीज होती ही नहीं थी, क्योंकि हम तो जब पढ़ते थे तब 3310 मोबाइल होता था। व्हाट्सएप भी तब याद नहीं होता होगा, वल्लाह अलम, हमारे 3310 में तो नहीं था भाई। तो इसलिए इतना ज्यादा कभी यूज नहीं किया। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल। प्रायोरिटी नंबर वन, टेक प्रॉपर क्लासेस। प्रायोरिटी नंबर टू, आपके जितने भी पास पेपर्स हैं प्लीज सुन लें, उन पास पेपर्स को आप लाजमी करें, अटेम्प्ट करें, लाजमी छोड़े ना किसी पास पेपर। अच्छा उसके लिए मैं अभी भी बात कर रहा था, आई कैप को आप एक क्रेडिट दे दें। आई कैप आपके पास पेपर के तकरीबन रीसेंट अटेम्प्ट एक दो छोड़ के सारे ही क्वेश्चन आपके स्टडी टेक्स्ट में आई कैप खुद इनकॉर्पोरेट कर देता है, चेक कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के नाम से, प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से, मतलब किसी न किसी के नाम से आई कैप वो सारे सवाल स्टडी टेक्स्ट में इंक्लूड कर देता है। ठीक हो गया जी। प्रायोरिटी नंबर वन, टेक प्रॉपर क्लासेस। प्रायोरिटी नंबर टू, आपकी बुक की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारी आप करें। सिर्फ एक चैप्टर है जिसमें मैं बच्चों को कहता हूँ सारी एग्जाम्पल्स ना करें, क्योंकि अगर आप उस चैप्टर की सारी एग्जाम्पल करने चले गए तो शायद आप वापस ना आए। क्योंकि उसमें जो मैंने पहली जो एग्जाम्पल करवाई थी, मैंने डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर 49 करवाई थी। अब आप सोचे अगर मैं डायरेक्टली 49 करवा रहा हूँ, मतलब उससे पहले 48 एग्जाम्पल्स भी थी, उसमें ज्यादा नहीं सिर्फ 70 एग्जाम्पल। अब 70 एग्जाम्पल अगर करवाएंगे बच्चा अजीब सा हो जाए। अच्छा बोले भाई क्या है? तो खैर वापस आते हैं, पता लग जाएगा आपको कौन सा भाई 79 70। तो बस एक आध के अलावा अच्छा बाकी तो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उसमें हर एग्जाम्पल आप लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप अपनी बुक हर एग्जाम्पल करते हैं बहुत अच्छे से समझ के, क्लासेस पूरी लेते हैं, बट दैट इज गुड इनफ टू पास द पेपर। ऐसा हो नहीं सकता, और हिस्ट्री भी उठा के देख लें, ऐसा कभी नहीं हुआ आई कैप में, स्पेशली कैफ के लेवल पे, प्लीज सुन लें, कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स 100% पेपर आ जाए, अल्लाह ना करे, ऐसा नहीं होता सर। इतनी अंधी थोड़ी लगी पड़ी। एक बच्चे ने FAR 1 पढ़ा तो क्या आई कैप उसको BFD का पेपर दे देगा? पेपर आ रहा है उसके सामने, सॉल्व विद द हेजिंग स्ट्रेटेजी, मतलब ये क्या है? अगला सवाल, राइट एन एसे ऑन पर्सनैलिटी यू लाइक, मतलब भाई ये क्या हो रहा है? ऐसा थोड़ी आता है सर, ऐसे सवाल आएंगे। इतना बाज बच्चों ने एग्जाम देने का ना उनको फोबिया होता है, एग्जाम से इतने डरते हैं कुछ को नींद ही नहीं आ रही होती रात को। नेवर डू दैट भाई।
क्योंकि फेलियर के और भी बड़े फैक्टर्स होते हैं, और हमारा बच्चा उठा के हर चीज टीचर पे डाल देता है। अरे सर ही ऐसा है यार, वरना तेरा भाई तो कभी फेल होता ही नहीं। बोला, लेकिन मेरा भाई तो कभी पास ही नहीं हो रहा। बोला, टीचर ऐसा। बोला, हमारी तो बात ही अलग है। बोला, याद नहीं है कभी मैं स्कूल में फेल हुआ? अबे भाई, किसको किससे कंपेयर कर रहे हो यार? कुछ तो डायरेक्ट अलग ही चले जाते। अभी जैसे एक जगह क्लास में बच्चों से बात हो रही थी, बोलो सर हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हो। मैंने कहा कौन से ग्रेड ले लिए, क्या कर क्या दिया? बोला, एक टीचर ने टेस्ट लिया था तो हमारे बड़े अच्छे मार्क्स आए। मैंने कहा भाई, उन मार्क्स को काउंट नहीं किया जाता, असल एग्जाम में पता चलता है, वहां पता चलेगा ना। ये थोड़ी बचपन में एक दफा अच्छे मार्क्स आ गए आपने पढ़ाकू बच्चा है, ऐसा नहीं है सर। हो सकता है वो क्लास में फर्स्ट इसलिए आता था, बाकी सारे नालायक थे, जिसकी वजह से एक लायक लग रहा था। तो बोलो यार कितना पढ़ता है यार, कितना पढ़ता है, वो सोचा। खैर वापस आता है, जैसे काफी पहले, अभी नहीं, द वे बैक, बहुत ही पुरानी बात कर रहा हूँ। लॉ का टेस्ट हुआ, हमने भी टेस्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्लास में मेरे थे। 35 बच्चे थे, उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे थे क्लास के अंदर, 2 मार्क्स थे। आउट ऑफ 25। यार टीचर ने सीरियसली मुझे सबके सामने बोला। मुझे समझ नहीं आ रही थी, जलील कर रहे हैं, इज्जत दे रहे। खैर उसके बाद हम थोड़ा इंसान बने, हमने यार जलालत चल रही है यार। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, देन आई स्कोर्ड 80, अल्हम्दुलिल्लाह 80 तक, मतलब 2 से 80 पे। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मैं बार बार सर से पूछ रहा, मैं सर देखे मजाक, बोला मजाक नहीं कर रहा भाई, तूने 2 नंबर लिए, बाकी सब जीरो वाले। ले भाई, आगे टॉप पे टेंशन ही नहीं। तो प्रीवियस रिजल्ट को कंपेयर नहीं करना, तो वो जो हो गया सो हो गया। प्रायोरिटी 1, टेक प्रॉपर क्लासेस। प्रायोरिटी 2, सब बुक की मैंने एक आध के अलावा बताया, बाकी सबकी सारी एग्जाम्पल्स आपने लाजमी कर। तीसरी चीज जो हम हर दफा बताते हैं और सिर्फ 5 से 10% बच्चे उस पर अमल करते, उसको कहते हैं टेस्ट देना। जो बहुत कम बच्चे टेस्ट देते हैं, आई डोंट नो, टेस्ट देने से डर लगता है, क्या होता है कुछ समझ नहीं आया आज तक कि क्या होता है टेस्ट। आई हैव नो आइडिया एट ऑल, क्यों नहीं देते टेस्ट, समझ में नहीं आया। हालांकि आपका क्या होता होगा, महीने में एक आध दफा टेस्ट हो जाता होगा, ऐसे ही 2 हफ्ते में एक दफा टेस्ट हो जाता होगा। मतलब मैं कराची में एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वो हर दिन ही माशाल्लाह टेस्ट दे रहा होता है, मुझे लगता है उसका काम ही टेस्ट देना। उसने इतनी दफा टेस्ट दिया है कि आप वो नॉर्मल हो गए, तो टेस्ट और नॉर्मल क्लास में फर्क नजर नहीं आ रहा। तो बेटा ये टेस्ट से खुदा के लिए ना डरे, टेस्ट देने कुछ भी यार, या तो देखें टेस्ट के अंदर ना कोई फिजिकल जान हो, मिसाल के तौर पे आप टेस्ट गलत दे रहे हैं, टेस्ट इंसानी हालत में आए और कूटे पकड़ के आपको, फिर सवाल सवाल में चला जाए, फिर गलत किया फिर पिट रहे हैं आप, क्लास से बाहर निकल ले अजीब सी हालत है, कपड़े फटे हुए, बोला क्या हुआ, बोला टेस्ट ने कूटा है। ऐसा तो नहीं होता ना सर, तो डर किस बात का है? खुदा के लिए टेस्ट दिया करें। फाइनल मॉक बच्चे देते ही नहीं, मतलब टीएसए वाले बेचारे लगे पड़े होते, मतलब बहुत हमें भी तंग कर रहे होते हैं, सब मॉक दे, मॉक है हमें। मैंने भाई मैं तो दे देता हूँ, बच्चा तो देता ही नहीं, वो तो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा होता। और कुछ मैंने बताया ना, उनका अटेम्प्ट करने का तरीका ही अलग है, मॉक ही लेके चले जाते। आप क्या आंसर भेजोगे बाइकिया के थ्रू, क्या करोगे भाई? थोड़ा मॉक खुदा के लिए दें, टेस्ट दें, बहुत जरूरी है, ताकि आपको मेन एग्जाम वाले दिन प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बच्चा जितना मर्जी है बोले, फिर भी 100% बच्चा मैंने अभी तक नहीं देखा कि टेस्ट दे रहा हो, वही 10-15% बड़ी मुश्किल से। अच्छा ये कुछ इसलिए टेस्ट नहीं देते क्योंकि उनका दोस्त टेस्ट नहीं देता, ये भी बहुत चल रहा होता है। अच्छा भाई दोस्त क्यों टेस्ट नहीं दे रहा? बोला अगर मैं टेस्ट दूंगा तो ये भी देंगे, ना मैं दूंगा ना ये देंगे। नेवर डू दैट, नेवर। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ दोस्त खुदा के लिए चुन के चूज किया कर। अगर आपके दोस्त पढ़ाकू हैं तो आप भी इंशाल्लाह पढ़ाकू बन जाएंगे, और अगर आपके दोस्त पढ़ाकू नहीं है,
आप लिख के ले लें, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों बाद आप भी वैसे ही होंगे। आप भी वैसे ही हो जाएंगे। क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है अगर ना पढ़े ना तो उसको थोड़ी टेंशन होती है, जो पढ़ता ही नहीं है उसको पढ़ा दो तो टेंशन में आया था, बोले इतना क्यों पढ़ा रहे हो, थोड़ा कम पढ़ाए से। तो दोस्त खुदा के लिए अच्छे से चूज किया करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों में ना एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, जो आजकल बिल्कुल मिसिंग है ही नहीं। लेकिन वो कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। टेस्ट में एक दूसरे से ज्यादा मार्क्स लाने का कंपटीशन, इस तरह के कंपटीशन यहां अलग ही चल रहे होते हैं। तू भी नहीं दे रहा, हम भी नहीं दे रहे, नेवर डू दैट। अच्छा बेटा, इसमें आते हैं थोड़ा सा FAR 2 या CAF 5 के ऊपर आ जाता है। अगेन किसी भी CAF 5 की आप अटेम्प्ट को उठा के देख लें, अगर वही बात करूंगा, क्लासेस प्रॉपरली ली है, सारे आपने पास पेपर किए हुए, तो सर समझिए 98 से 95% पेपर आपका आपके हाथ में। अब सर एक आध चीज अगर उल्टी आ जाए उसकी बेसिस पे अल्लाह ना करे कोई फेल नहीं होता भाई। भाई इतना थोड़ी होता है। आपने एक IAS पढ़ा, उसकी 10 एडजस्टमेंट आपने हर दफा की, एग्जाम में उस 10 में से 9 एडजस्टमेंट सेम, एक अलग आई, आना हटा यार, कोई फायदा नहीं। ऐसे टीचर होते हैं। 9 तो वही है लेकिन एक अलग है, तो भाई बाकी 9 तो कर ले। तो भाई बाज बच्चे ना, उनको फ्री फंड में अल्लाह माफ करे, फेल होने का भी शौक होता है। एक चीज अलग देखी पूरे सवाल में, वही रुक के पहली चीज दिमाग में आती है, सर ने ऐसा कुछ नहीं करा। अच्छा ये दिमाग में जब आता है ना थोड़ा सुकून, अब ये उसको थोड़ा सा सुकून फील हुआ, फिर टेंशन क्यों, बोला मुझे तो करना है ना अब। तो करना, किन चक्करों में पड़ा हुआ है, सर ने नहीं कराया, ये नहीं किया, वो भाई तू तो कर, तू तो कर भाई। और जब अल्लाह ना करे कुछ नहीं आता, फिर तो बंदे को और शेर हो जाना चाहिए, भाई कुछ आ ही नहीं रहा तो अब क्या टेंशन है, बन जाओ शायद अफरीदी। भाई याद हो छक्का है आउट, टेंशन क्या है भाई, जब कुछ आ ही नहीं रहा फिर तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ ना, फिर तो जो समझ में आ रहा है करो आप, खत्म बात। तब तो आपको बादशाह बन जाना चाहिए, टेंशन ही कोई नहीं। क्योंकि जो अल्लाह माफ करे ऐसा बच्चा जो पेपर देने जा रहा है उसको पता है मैं कंफर्म फेल हूं, उसको जीरो टेंशन लेनी चाहिए। भाई क्यों टेंशन क्यों ले रहा है, कह रहा है सब पता है मैं पक्का फेल हूं, मतलब तू तो रिलैक्स जा, फिर बिल्कुल रिलैक्स जा, फिर जो समझ में आया एग्जाम में कर भाई, टेंशन ही ना ले। लेकिन जो समझ में आ रहा है वो करो, खत्म बात। ऐसे बच्चों को भी देखा है भाई पास हो जाता है, कम से कम वो एग्जाम में बैठ के टेंशन नहीं लेते। जैसे काफी पहले हमारे दोस्त का भाई, छोटा भाई हमारे पास पढ़ता था, हमारे पास तो पढ़ता था, घर पे नहीं पढ़ता था। एक दफा उसके भाई का मुझे फोन आया, बोला अभी लिए बता इसका पेपर कब है, मैंने कहा कल है। बोला देख यार, यहाँ हम लोगों के साथ नहीं स्नोकर खेल रहे हैं, क्या खेल रहे, रात का टाइम था, सुबह पेपर है। बोला मैं इसको छोड़ूंगा नहीं अगर ये फेल हो गया, बोला तू देख खाली एक दफा इसको फेल होने दे, शो पास हो गया। मैंने कैसे पास हुआ, बोला सर जर्नल था, थ्योरी का पेपर था, जो दिमाग में थ्योरी सही। लेकिन उसके भाई का यकीन माने ये अरमान रहा कि यार ये फेल हो जाए, वो हर दफा पास हो जाता, वो एफिलेट हो गया भाई। लेकिन वो पेपर में बैठ के कभी टेंशन नहीं लेता था। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ उस बच्चे का, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ना कह लें, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस टाइप का बच्चा। बड़ी क्वालिफिकेशन में तो आके लापरवाह हो गया था, उससे पहले OA लेवल में ज्यादा नहीं, उसके हर दफा A स्टार आता था, ठीक है A स्टार, बस इससे ज्यादा नहीं। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो चीजें थी। तो इसका मतलब वैसा बच्चा अगर वो थोड़ा बहुत भी पढ़ता था तो पास हो जाता था। इसका कतई मतलब नहीं आप भी जाके ये अम्मी बोल रही है पढ़ लो, अम्मी पढ़ लूंगा, फेल हुआ तो बात कर लीजिएगा। फेल हो गया, सर मरवा दिया, मरवा, घर वालों ने घर से निकाल दिया मुझे। तो बेटा ये सारे फॉर्मूले हर बच्चा अप्लाई ना करे, क्योंकि स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीज वेरी करती, जरा देख के, वरना नए मसले हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा ये FAR 2 या CAF 5, कभी इसका नाम भी CAF 7 था, IQF भी तफरीह करता रहता है, नाम ही चेंज करता रहता है, कभी क्या कभी क्या।
लेकिन आज भी इसको इस पुराने नाम से, ये बहुत लंबा चला था, FAR 2 से आज भी इसको पहचाना जाता है, वरना नया नाम कैप 5 आपको पता है, उससे पहले कैप 7। लेकिन मार्केट में आप कहीं भी जाए FAR 2 FAR 1 आज भी चल रहा है, क्योंकि ये नाम थोड़े लंबे अरसे तक चलेगा। अच्छा, जो मेरे पास सिलेबस है अप्रोक्सीमेटली 50% कह लें या थोड़ा सा कम कह लें, लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं। कौन कौन सी चीजें मैंने आपको पढ़ानी है बात कर लेते हैं। इंशाल्लाह जहां से हम स्टार्ट करेंगे दैट इज IAS 21। IAS 21 आज से इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें हम बेसिकली सीखेंगे कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ये IAS 21 आपको सिखाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं है तो दोबारा सुन लें। हम जो भी IAS करेंगे इंशाल्लाह, हम उसके साथ ही उसके पास पेपर करेंगे भाई इंशाल्लाह। प्लस उस IAS के अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, तो उसके साथ ही होंगे। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को इस चीज का आइडिया है। हम सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं करते, उसके जो MCQs हैं वो भी हम क्लास में डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैं नॉर्मली जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है ना, कि बच्चे को दे दिया यार तू कर लेना, यार ये नहीं करेगा यार। बेहतर है, और भाई मैं अपने सामने जो करा रहा होता हूँ वो भी पूछ रहे होते हैं मुझसे एग्जाम से 2 दिन पहले। कितने बच्चों का सवाल आया है, सर चांद लिमिटेड का जरा बता दें। अब मैंने कहा चांद, अबे करा तो दिया है। बोला नहीं सर बता दें सर, मैं आया नहीं था। ले भाई तू आया नहीं था, रिकॉर्डिंग देख ले। रिकॉर्डिंग नहीं देखनी, चांद लिमिटेड हमसे ही करवाना। और किए हुए सवाल बाज बच्चे हैरत है यार। तो अगर आप खुद सोचें जो किए हुए हैं वो पूछ रहे हैं, अगर नहीं करवाए तो फिर तो सभी पूछ लेंगे। तो बेहतर है। अच्छा, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं ना, उससे बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपके दोबारा क्या होते हैं, रिफ्रेश हो रहे होते हैं, रिवाइज हो रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन MCQ सब क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है जी। एक तो हमारे पास IAS 21 है, जहां से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। फिर बेटा IAS 21 के अलावा एक IAS 41 भी है हमारे पास, एग्रीकल्चर। IAS 41 एग्रीकल्चर में हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि जो प्लांट्स हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, एनिमल्स की अकाउंटिंग कैसे होगी। जी, एनिमल जानवर भी बोलते उर्दू ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा सर ये, कि सर कौन कौन से जानवर, जेवड़ा एनिमल्स की भी अकाउंटिंग होती है। कौन से एनिमल्स की, कौन से प्लांट्स की अकाउंटिंग होती है पढ़ेंगे इंसान। मतलब हर प्लांट की अकाउंटिंग नहीं होती, हर एनिमल की नहीं होती, ठीक है। इसको देखें, जैसे होता है ना इंसानों को भी, आपने भी सुना होगा, पहली दफा हमने सुना, हम भी बने सर क्या बोल रहे हैं वही। बोला हम इंसान भी एनिमल है, बड़े बड़े सर क्या बोल रहे हो आप यार, थोड़ा हल्का हाथ रखो यार, शक हो रहा है भाई। फिर बड़े यार, फिर क्लियर किया उन्होंने, फिर उन्होंने क्लियर बोला हम सोशल एनिमल। फिर बताएं, बोला सोशल, अगर बोला हम किसी से बातचीत ना करें, खुद सोचें तो पागल हो जाएंगे, ठीक है। सोशल जैसे प्लीज सुन लें, हमारे एक स्टूडेंट है, उनका नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, वो माशाल्लाह स्विट्जरलैंड में होता है, PhD करने गए किसमें, इकोनॉमिक्स में। वहां से 1 साल के बाद आया था, खाने हम लोग ये बता रहा है, बोले सर 3 महीने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे कहा तुम्हें डिप्रेशन हो गया। अच्छा, हम पाकिस्तानी लोग ढी डट्टी मतलब स्टील बॉडी, हमें क्या डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन, अल्लाह माफ करे। वो लड़के ने कहा मुझे कैसे डिप्रेशन हो गया। बोले ये बताओ तुम किसी से बातचीत करते हो। बोला भाई यूनिवर्सिटी के अंदर ही थोड़ी बहुत बातचीत होती है, वही इंग्लिश चलती है। बोला बाहर तो डच चलती है, मुझे आता ही नहीं कुछ। बोला फिर कैसे काम चला रहा। बोला इशारों से ही चल रहा है। तभी तो डिप्रेशन में चले गए। बोला इनकी जबान सीखो, किसी इंसान के बच्चे के साथ बातचीत तो करो। कह रहे सर मैंने बाकायदा उनकी लैंग्वेज सीखी, क्लासेस ली, मेरा सोशल सर्कल थोड़ा इंक्रीज हुआ। यार अजीब डिप्रेशन है यार, मतलब ये गोरों के कंट्रीज भी अलग होते हैं।
मतलब बातचीत नहीं कर रहा तो डिप्रेशन, या तो घर वाले कहते हैं बेटा बात मत करियो भाई, क्यों आप बात करते हैं मैं डिप्रेशन हो जाता है। आप चुप रहा करें। तो गोरे थोड़े डिफरेंट है। तो खैर उस दिन हमें पता चला कि हाँ यार, अगर इंसान किसी से बातचीत नहीं करे इसका मतलब ये नहीं अल्लाह माफ करे, आप मोहल्ले में किसी को भी रोक के कुट भी लग जाती है उसमें देख के। तो ये सोशल वाली बात ये नहीं कि हमारे बच्चे ज्यादा ही सोशल हो जाए, अगले दिन आ रहे हैं मुंह सूजे हुए सबके मरवा दिया। तो आपने कहा था सही चल रहे हो बेटा, यही वाली बात है मानना, बस आगे नहीं मानना। तो IAS 41 में देखेंगे बेटा इंशाल्लाह प्लांट्स की, एनिमल्स की अकाउंटिंग किस तरह से होगी। प्लस आप सब ने IAS 20 पढ़ा होगा, गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ा ना भाई। हम यहां देखेंगे अगर किसी बायोलॉजिकल से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी तो अकाउंटिंग क्या होगी। IAS 41 में भी गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग है जो 51 ही बताता है। देखेंगे कि यहां गवर्नमेंट ग्रांट आएगी तो क्या अकाउंटिंग होगी, लेकिन बहुत ही आसान IAS है, कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, IAS 12 इनकम टैक्सेस, एग्जामिनर का, हमारा बच्चों का, सबका फेवरेट है इनकम टैक्सेस। शायद कोई भी ऐसी अटेम्प्ट आज तक तो नहीं है, आपकी हो तो मैं कह नहीं सकता, ठीक है। लेकिन मैं रीसेंट अटेम्प्ट तक कह सकता हूं, कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं है जिसमें एग्जामिनर ने IAS 12 को मिस किया, कभी कभी स्किप ही नहीं किया इसको। एटलीस्ट जो आया है ना, एटलीस्ट वो 8 नंबर का आया है, मैक्सिमम 22 पे भी जा चुका है। एवरेज बोलूं ना, एवरेज 15 से 16 मार्क्स का आता है। अब सुन लें, हमेशा ना कोई भी पेपर पढ़ो पहले ये सीख लो ये पास कैसे होता है। अगर हिस्ट्री ये कहती है एटलीस्ट 8, एवरेज बहुत सी अटेम्प्ट्स निकालो तो एवरेज 15 से 16 मार्क्स का आ ही रहा है। इसका मतलब ये हुआ अगर एक बच्चे का IAS 12 बहुत अच्छा है, मतलब नॉर्मल अच्छा ना हो, बहुत अच्छा, अच्छा मजे की बात क्या है, यकीन माने 90% एडजस्टमेंट सारी पुरानी होती है पांच पेपर वाली। सर इसने इतनी दफा पूछा IAS 12, इतनी दफा, मुझे पर्सनली लगता है वैरायटी खत्म होगी। किस बच्चे को लगता है बहुत ज्यादा वैरायटी आ रही है, पुरानी अटेम्प्ट्स की ही नहीं है। देखिए जिस बच्चे ने पांच पेपर किए ही नहीं है उसको तो लगेगा यार बिल्कुल नया पूछ लिया, और जो बच्चा सारे पांच पेपर करके गया वो कह रहा है वो तो रिपीट कर रहा है चीजें। अगर ये 15 से 16 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में आता है। दूसरा आपका टॉपिक है कंसोलिडेशन, जो 20 से 25 पे चला जाता है, वो भी हर अटेम्प्ट में आता है। यानी कि FAR 2 को तो पास करने में दो टॉपिक ही आपका मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, सोचें अगर आप थोड़ा सा। लेकिन एक बच्चा IAS 12 जो हर दफा ही आ रहा है उसको भी मामूली सा समझे, कंसोलिडेशन भी ध्यान ना दे, तो सर आप तो 35 नंबर वैसे ही खराब करके जा रहे हो। सोचा IAS 12 इनकम टैक्सेस, अच्छा ये थोड़ा सा ना इनकम टैक्सेस का जो टॉपिक है थोड़ा लॉन्ग भी होता है, थोड़ा लंबा चलता है, फौरन खत्म नहीं होता। IAS 12 से थोड़ा आगे चलता है, IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, प्लीज सुनिएगा। असल में IFRS 8 में आप ये पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट के अंदर, मुझे बताएं बहुत से बिजनेसेस, सुनिएगा बेटा, बहुत से बिजनेस ना बहुत डाइवर्सिफाइड होते हैं। क्या मतलब, एक ऐसा बिजनेस है जिनकी 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जिनके 5 डिफरेंट बिजनेसेस हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है, या आप उस कंपनी के अगर
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, आप एक पोटेंशियल इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट नहीं किया आपने, लेकिन आप एक पोटेंशियल इन्वेस्टर है। आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भी हो सकते हैं और आप एक पोटेंशियल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली बस ये बता दूं कंपनी का प्रॉफिट इतना है, क्या बता दूं कंपनी का? सर आपने तो लॉजिकली, सुनिएगा एक वर्ड यूज करना चाह रहा हूं, आपने तो लॉजिकली मुझे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बताया, पांचों प्रोडक्ट से मिला के कितना कमाते हैं। बात समझ में आ रही? अगर मैं आपको यूं ना बताऊं बल्कि यूं बताऊं किस बिजनेस से कितना कमाते हैं, क्या मैं कह सकता हूं ये मैं आपको ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं? ऐसा भी तो हो सकता है पांच में से एक आध प्रोडक्ट ऐसी हो जिसपे ये हैवी डिपेंड कर रहे हो, बाकी नॉर्मल परफॉर्म कर रहे हो। समझ में आ रही बात? भाई एग्जाम्पल ले लें समझाने के लिए, क्यों हमारी एग्जाम्पल थोड़ी अलग होती है, ठीक है? एग्जाम में लिखोगे तो रजिस्ट्रेशन चली जाएगी आपकी, कंफर्म रजिस्ट्रेशन जाएगी। इन्विजिलेटर भी हो सकता है बर्थडे पे आ जाए आपको, बोला ये क्या लिख रहे तू? आपने उसको देखा, आपने तैमूर भाई आपका नाम थोड़ी लिख रहा हूँ, बोला टॉप पे लिखा है तूने, तैमूर से ही स्टार्ट कर रहा है। हमने उससे पहले मैंने कजन ही तो लिखा है, बोला तेरा कजन ही तो भूल गया क्या आई कैप में आके? बोला तभी पास नहीं हो रहा उसी में डाल दिया। क्योंकि आप कभी इन्विजिलेटर से हेल्प लें, उल्टी सीधी बातें करेंगे। हमने हेल्प किया, बोला थोड़ा बता दे, बोला मैं बायो का टीचर हूँ, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, बोला वो तो मैं भूल गया हूँ, मतलब फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आजकल। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन, बोला वो टॉपिक मुझे नहीं आता। बोला भाई तू किस चीज का टीचर है जो पूछ रहा हूँ तुझे आता ही तो प्लीज सुनिएगा, अगर एक ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली हमारे होते हैं ना, माशाल्लाह बचपन से ही बच्चों को बताया जाता है, सबको एक ही चीज पढ़ाई जाती है, कल्चर ही ऐसा, मिलकर रहना, मिलकर रहना, कितना मिलकर रहे, भाई के लिए जान भी देनी पड़े दे देना। हमने नहीं, मैं जान नहीं, मतलब ज्यादा होगा, थोड़ा कम करें, हाँ फाइनेंशियल सपोर्ट तक करें ना, जान मतलब ये एक ही है इसको दे दूं। तो बचपन से ये चल रहा होता भाई, देखें मिल के रहना है, मिल के रहना है, ये चलता रहता है, चलते 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 उसमें क्या होता है, फिर एक टाइम आता है फ्री फंड में फड्डे शुरू हो जाते हैं। क्यों? वो जब मिल के सिस्टम चल रहा होता है ना, उसमें ऑफ कोर्स कुछ लोग बेचारे रगड़े में आ रहे होते हैं फुल टाइम, सुबह जा रहे हैं रात को आ रहे हैं, होश ही नहीं लगे हुए, कुछ इक्का दुक्का फुल तफरी में चल रहे होते हैं। बोला भाई जबरदस्त मजा ये सुकून में चल रहा है, सुकून.com, इसको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, ये अलग ही है भाई। अगर अल्लाह ने करे उस फैमिली का अगर एनालिसिस करें तो आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि 2-3 तो वैसे ही पल्ले, अल्लाह माफ कर कुछ कर ही नहीं रहे, और एक तो लगे पड़े हैं फुल टाइम। ऑफ कल्चर ऐसा है कि ऐसा चलता रहता है कि लंबे अरसे तक, आहिस्ता आहिस्ता जब सब कमाना शुरू हो जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आराम से अलग होते हैं। लेकिन अलग होने को हमारे यहाँ बहुत बुरा समझा जाता है, हालांकि इस्लामिक लिहाज से अलग होने में कोई वो नहीं है, मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल इस्लाम आपको इजाजत देता है। हाँ अलग होने का ये मतलब नहीं अलग ही भाई आ रहा है गली चेंज कर दी, ये अलग नहीं हो ना, इसमें तो कुट लग जाएंगे भाई। रिश्तेदारी को निभाना बहुत जरूरी है, यहाँ इसमें ही बातें करेंगे। बाज लोग दें जो रिश्तेदारी नहीं निभाएगा वो तो गया से, मतलब यहां तक बताते हैं एक बंदा जन्नत में जा रहा होगा, जन्नत में रिश्तेदारी को अल्लाह पाक इंसान की हालत में लाएगा और उसको जन्नत से रिश्तेदारी पकड़ लेगी। बोला ये क्या हुआ? बोला इससे जिंदगी में मुझे निभाया नहीं था। बोला जन्नत से उठा के आ जा भाई। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये रिश्तेदारों को मुंह पे उल्टी सीधी बात कर देना, सुना देना, सर ये आपके चित्रोल सेशन में काम आएगी, फिर आप ठंडे हो जाएंगे। हाँ बोले यार ये तो दुनिया में मैं इससे माफी मांग लेता तो बेहतर था। नहीं बेटा तू अब जरा आ लेट हमने तेरी कुट मारनी है, तू बड़ा तुरम खान बनता था। तो यार ये बड़ी नाजुक बात है भाई। तो रिश्तेदारी जो है ना आप तोड़ नहीं सकते, तोड़ दी तो आपने अपना काम खराब कर दिया। मतलब उसको निभाना भी है तरीके के साथ और अपना फ्यूचर भी बनाना है, लेकिन ये तोड़ने वाली चीज काम कर देगी सर, तो तोड़नी नहीं है सर, वो गया तो फिर चित्रोल सेशन इज देयर, नेवर डू दैट। और एक चीज मैं, खैर सेशन में चलती रहेंगी बातें, और एक चीज कभी मत कीजिएगा, फिर मैं इस पे आता हूँ, वो क्या है, प्लीज आज नहीं तो कल इंशाल्लाह आप जॉब करेंगे, कमाएंगे, सी हो जाएगा इंशाल्लाह,
जिंदगी में आप लोग किसी दूसरी की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट मत लीजिएगा बस। सिर्फ अपनी जिंदगी में। अरे पता नहीं रिश्तेदारों में दो चार की अल्लाह पाक लगा देता है, जिनका एक ही काम होता है कि बाकी क्या कर रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो यार। मतलब कम से कम हमारे स्टूडेंट में से कोई ऐसा ना हो भाई, आप सिर्फ अपनी जिंदगी पे ध्यान दें, दूसरों की जिंदगी पे ध्यान ना दें। ठीक है, नेवर डू दैट। इसमें बस एक चीज बता के मैं यहां आ जाता हूँ। रिसेंटली शायद आपकी नजर से भी गुजरा होगा, एक किसी ने मैसेज फॉरवर्ड किया मुझे। उसमें होता है कि एक बंदा जो है ना, वो ठीक ठाक शहद खा रहा होता है, मतलब नॉर्मल से भी ज्यादा। तो दूसरा उसको बोले यार आप इतना शहद खाते हो। तो जो शहद खा रहा होता है बोलता है एक बात बताऊं। बोला क्या? बोला मेरा दादा जो है ना 110 साल की एज में मरा है। कितने में? 100। तो उसने कहा ये बताओ क्या आपके दादा भी शहद खाते थे? बोला शहद नहीं खाते थे, दूसरे काम टांग नहीं उड़ाते थे। अरे अपने काम से काम है। तो भाई आपने दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी नहीं लेनी, आपके अपने काम बहुत है। तो खैर वापस आते। तो बड़ा IFRS 8 में हम ये सीखेंगे इंशाल्लाह, जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। कौन सा वाला? सर हम उस ये सीखेंगे कि यार उसके डिस्क्लोजर कैसे देंगे, ये पता चल सके एग्जैक्टली किस बिजनेस से लोग कितना कमाते हैं, एग्जैक्टली किस बिजनेस के एसेट कितने, उसका रेवेन्यू। तो बताएंगे अगर आप ऐसा करोगे तो क्या मैं कह सकता हूं आप यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हो? यस सुनो, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना आप यार, अब गलत इंफॉर्मेशन थोड़ी दे रहे हैं। मतलब ये वही वाली बात है, अगर ज्वाइंट फैमिली में बजाय इसके कि वो ज्वाइंट सबको दिखा, इंडिविजुअली अगर सबकी परफॉर्मेंस सामने आए तो ज्यादा पता चल जाएगा चल गया रहा फैमिली के अंदर, अल्लाह माफ करे। लेकिन अक्सर वो क्या होता है, सारी खाते ज्वाइंट ही चल रही होती है सारी बातें। तो ये थोड़ा सा हम पढ़ेंगे IFRS 8 में इंशाल्लाह। अच्छा जी, बेटा IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बेटा सुन ले IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सबसे जो ISS के अंदर IFRS के अंदर जो सबसे ज्यादा समझ लें एक सुपीरियर किस्म का अगर कहना चाहें IFRS है तो वो 9 है। सर इनको किसी से कोई हेल्प ही नहीं चाहिए। सुनिएगा क्या मतलब। आप सबने IS 36 पढ़ा होगा, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। सुनिएगा क्या पढ़ा था? इंपेयरमेंट ऑफ एसेट पढ़ा है ना जी। सुनना, मैंने कहा IFRS इतना सुपीरियर, वो कह रहा है भाई मुझे किसी IS से कोई हेल्प नहीं चाहिए। सुन लें, मिसाल के तौर पर पढ़ेंगे आप सब इंशाल्लाह। अगर आपके पास एक फाइनेंशियल एसेट है, देखेंगे क्या होता है फाइनेंशियल एसेट इंशाल्लाह। अगर उस फाइनेंशियल एसेट में इंपेयरमेंट आ जाए, क्या आ जाए, तो सर ये लोग कहते हैं हमें 36 के रूल की जरूरत नहीं है, हमें 36 की जरूरत नहीं है। बोला हमें खुद पता है कि अगर फाइनेंशियल एसेट में इंपेयरमेंट आए तो अकाउंटिंग कैसे होगी। वी डोंट नीड हेल्प फ्रॉम 36। हालांकि उसका नाम ही क्या है, इंपेयरमेंट ऑफ। सर लिफ्ट ही नहीं कराई। बोला यार मेरा तो नाम ही इम्पेयर। बोला हमारे यहाँ फाइनेंशियल एसेट है, हम देख लेंगे, आपकी जरूरत नहीं। फिर आप इंशाल्लाह इसको थोड़ा बड़े लेवल पे जाओ पढ़ेंगे तो एक चीज आप सीखेंगे जिसको हम कहते हैं हेजिंग। सुन लें, हेजिंग बेसिकली क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिड्यूस करना। हेजिंग का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड लॉसेस को। सर लेकिन 70% बच्चा बोल रहा हूं, आई कैप का सॉरी टू से 70% बच्चा हेजिंग के लिए तैयार ही नहीं है। आप आई वुड 99% आप लोगों का फ्यूचर आपके हाथ में ही है। 1% चले लक डाल देते हैं, ये डाल देते हैं वो से, 99% तो आपके हाथ में। आप में से हर बच्चे को पता है मेहनत करूंगा तो आगे बढ़ूंगा, पता है ना यार। कुछ चीजें इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है, लोग करते ही नहीं।
दे आर सो सिंपल। मतलब सामने जो बच्चा बैठा हुआ है, जो मतलब सबको एक चीज पता है, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, हम सबको एक चीज पता है कि यार अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी है। पता है ना भाई, ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। यार बच्चा फिर भी मेहनत नहीं करता, सुलूट। पता नहीं कोई इंडियन मूवी देख रहा है, क्या कर रहा है। उनकी दूसरी मूवीज होती है तमिल, कौन सी उल्टी सीधी, बेवकूफ बनाता है। बच्चा बता रहा था, बोला केले से बंदा मार दिया। ये इंडिया वाला अल्लाह हिदायत दे, इन्होंने तो कार्टून्स को भी पीछे छोड़ दिया। कार्टून तो चलो फिर भी कुछ सेंस होता है, तो उससे भी आगे निकले। एक बच्चे ने तो मुझे बताया, बोला सर ये तो कुछ भी नहीं है, गोलियां खा जाते हैं। अब देखें गोरे खुदकुशी कर लेते होंगे ये देख के। बोला हमने कार्टून बनाया लेकिन इन्होंने क्या कर दिया। अच्छा खैर। तो कितनी आसान सी बात है, सुन ले। क्या आप सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि कामयाब होने के लिए हम सबने मेहनत करनी है। फिर भी मैं बता दूं, आई कैप जैसी तालीम जिसमें जो आता है उसका दिल नहीं होता, जिगर नहीं होता, जिगरा होता है उसका। सर छोटे दिल वाले का आई कैप में क्या काम, हार्ट फेल हो जाएगा इसका। यहां तो सर वो बच्चा आता है जिसका जिगरा होता है मेरे भाई, जिसको पता है खतरों में किश्ती कैसे चलानी। ये सब पता होने के बावजूद सुन ले, 70% बच्चा सीरियसली मेहनत नहीं करता, हार्ड 40% लगा पड़ा होता है बस। हालांकि सबको पता है। तो पॉइंट ये यार, सबको बड़ी सीधी सी बात है ना, हर बच्चे को पता है मेहनत करनी है तो ही सक्सेसफुल होंगे, उसके बावजूद 70% बच्चा नहीं करता, जो कि बहुत ही गलत करता। क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ में बहुत से बच्चों को देख चुका हूँ रुलते हुए, अल्लाह माफ करे। हाँ, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जो फुल टाइम लैंडलॉर्ड हो, अब्बा जी ने 6-7 फैक्ट्रियां माशाल्लाह बनाई हैं, उसको मसला नहीं है भाई मैंने बस पढ़ू नहीं पढ़ू मैंने फैक्ट्री संभालनी है, ठीक है, खोखूंगा टर्नओवर है मेरा। तो तू क्लास में क्या कर रहा है, पहला तो सवाल है, तुझे वही होना चाहिए। अच्छा फिर ऐसा बच्चा ना पढ़े तो इट्स ओके, फिर तो सही है ना यार, कोई टेंशन ही नहीं। यहाँ अल्लाह माफ करे खोके, कुछ भी नहीं है भाई। खोके या अल्लाह, बच्चा बोल रहा है पेटियों के लाले पड़े हुए, एक पेटी मांगी थी पिड़िया में। अब ऐसा बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है तो जुल्म है ना सर। तो सबको पता है भाई, पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे, वरना मसला। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये सिंपल बात है, सबको पता है, लेकिन फिर भी 30% बच्चा अप्लाई करता है, 70% अप्लाई नहीं करता। वो बेचारा मौजजे की तलाश में रहता है कि यार शायद कुछ मौजजा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो नेवर डू दैट प्लीज, ठीक है। तो प्लीज सुनिएगा, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आता है, इक्का दुक्का दफा माइनस, मतलब अगर 8 अटेम्प्ट निकाल लो मिसाल के तौर पे, तो सर ये 7 में मिलेगा, 1 में ना मिलेगा। यानी कि समझे 90% ऑलमोस्ट चांसेस हैं, मोर देन 90 के आता ही आता है। रेंज वही है इसकी, 8 से 15 तक चला जाता है, 8 से 15 तक। अब सुनिएगा, आपको जब आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्या है क्या नहीं, इसमें आपको अगेन आई कैप को एक क्रेडिट देना पड़ेगा। आई कैप को हम क्या क्रेडिट दें, बता रहा हूं। एक IAS है, सुन ले, जो आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में ना हो के भी सिलेबस में है। सिलेबस में नहीं, ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है, अनऑफिशियली है। कैसे, सुनिए, अगर आप चेक करें, मैंने बार बार एक टर्म इस्तेमाल किए टेक्निकल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और मैंने IFRS 9 की बात की। सुन ले, एग्जैक्टली व्हाट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, IAS 32 आपको बताएगा, जो सिलेबस में कहीं नहीं है। तो लॉजिकली पहले आप IAS 32 पढ़ते हो, फिर आप IFRS 9। क्यों बेटा, IFRS 9 पता है आपको क्या बताता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग क्या होती है। ओ भाई, एक बच्चे को यही नहीं पता
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खुद क्या होता है। अब मैं उसको अकाउंटिंग बताऊंगा, लॉजिक ही नहीं बनेगी। तो थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि मतलब उसने किया क्या। 32 को ना रख के भी मतलब उसको पता है जो भी पढ़ाएगा IFRS पहले 32 तो उसको पढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों, अगर वो कैटेगोरिकली अलग से है कि बताता बच्चा कहता है यार सिलेबस बड़ा हो गया, भाई कि अपने नहीं सिलेबस में नहीं लेकिन है। अच्छा जी, इसके अलावा फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, यहाँ जो फाइनल अकाउंट्स है ना वो थोड़े डिफरेंट है, आपने अगर पहले पढ़े तो उससे प्लीज सुनिएगा। यहाँ फाइनल अकाउंट्स में आपसे वो SOFP बनवा सकता है, SOCI बनवा सकता है, और समटाइम उसने दोनों भी बनवाया आपसे। प्लीज सुनिएगा होता क्या इस फाइनल अकाउंट में और इससे पहले जो आपने पढ़ा उसमें फर्क क्या है। यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट की 8 से 10 एडजस्टमेंट होंगी ना, हर एडजस्टमेंट इंडिविजुअल एडजस्टमेंट के पीछे कोई IAS या IFRS होगा। इससे पहले जो हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ते ना यार, वो सारे ना प्योर अकाउंटिंग होती है। यहां लेकिन हर एडजस्टमेंट के पीछे कोई IAS या IFRS है। अच्छा, जब हम इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे ना, तो समझे तमाम IAS तमाम IFRS रिवाइज हो रहे होंगे, जो मैंने पढ़ा है वो भी, जो नहीं पढ़ा है वो भी। मतलब इसमें आपको IFRS 16 की एडजस्टमेंट भी मिलेगी लीजेस की, IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर की भी आपको एडजस्टमेंट मिलनी होंगी। तो फाइनल अकाउंट समझे आपके तमाम IAS तमाम IFRS का निचोड़। इसी फाइनल अकाउंट में सबसे आखिर में पढ़ाते। क्यों, ये तो शुरू में पढ़ा ही नहीं सकते, ये निचोड़ तो बच्चों को निचोड़ देगा शुरू में पढ़ाते, पॉसिबल नहीं है ना यार। तो जब तक यहां तक हम पहुंचते हैं, सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करा चुका होता हूँ और सर भी करा चुके होते, क्योंकि उसके बाद ही ये वाला टॉपिक हो सकता, वरना नहीं हो सकता। अच्छा, अब सुनिएगा, एक मिसकंसेप्शन है जो आपके पास नहीं होना चाहिए। मिसकंसेप्शन है जी, अगर कंसोलिडेशन 25 नंबर का आ रहा है तो फाइनल अकाउंट कैसे आ सकता है, दोनों फाइनल अकाउंट्स ही होते हैं। नेवर डू दैट सर। नंबर ऑफ पास पेपर्स ऐसे हैं, नंबर ऑफ पास पेपर जिसमें 20 से 22 नंबर का कंसोलिडेशन आया और 20 से 22 नंबर का फाइनल अकाउंट भी आया। तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि कंसोलिडेशन आएगा तो फाइनल अकाउंट नहीं आएगा। नेवर डू दैट। इनफैक्ट कंसोलिडेशन, IAS 12, IFRS 9, इवन फाइनल अकाउंट्स, अगर ये सारे वाकई आ जाते हैं तो 50 से ऊपर तो यही हो जाता है। सोचा 50+ में तो यही कहानी पहुंच जाएगी। अच्छा, जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ोगे इंशाल्लाह तो ऑटोमेटिकली आपके IAS IFRS और ज्यादा अच्छे होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी हर एडजस्टमेंट में यार, अगर मैं एक एडजस्टमेंट बता रहा हूं और एक IAS को बेस करती है तो वो एरिया तो रिवाइज होगा ना यार। तो ऑटोमेटिकली चीजें आपकी क्या हो रही होंगी, रिवाइज हो रही होंगी और अच्छी हो रही होंगी इंशाल्लाह। तो ये कुछ चीजें हैं मेरे पास, ज्यादा इट लुक्स वेरी लिटिल, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा तो ज्यादा ही पढ़ोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है फाइनल अकाउंट अब अगर 20 से 22 नंबर का सवाल है, IAS 12 मैंने बताया आपको कहां तक चला जाता है, तो नॉलेज भी फिर उसी लेवल की होनी चाहिए। एक चीज और बता देता हूँ, बहुत जरूरी बताना, जो एरिया में पढ़ा रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ से इसकी बेसिस पे ना, जो मैं और आप पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह कैफ 5 में, जो कैफ 5 की नॉलेज है जो भी है, उसकी बेसिस पे ना AAFR का कोई भी सवाल अगर हमसे सॉल्व हो सकता है तो हम क्लास में इंशाल्लाह कर रहे होंगे। और उसमें मैं आपको अच्छी बात बताऊं, ICAP ये चीज ऑलरेडी बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देता है, वो खुद ही CFAP से चीजें उठा के यहां डाल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार जब आप इंशाल्लाह ये वाले एरिया मेरे साथ कर रहे होंगे तो वो सारे सवाल AFR के जो आपकी नॉलेज पे सॉल्व हो सकते हैं वो डेफिनेटली हम कर रहे होंगे, डेफिनेटली। लेकिन एक ऐसा सवाल यार जो आपकी नॉलेज में हो ही नहीं सकता सर, वो करना तो स्टूपिडिटी है ना, मतलब फायदा ही कुछ नहीं उसका। मतलब मिसाल के तौर पे आप एक कंसोलिडेशन पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, अब सर ओवरसीज सब्सिडरी, फॉरेन सब्सिडरी की कंसोलिडेशन कैसे होगी
उसके सवाल कैसे, आप वो सिलेबस में ही नहीं, वो क्यों पढ़ रहे हो भाई आप? वो तो आपको नुकसान देगी चीज। आपने कैश फ्लो पढ़ा है? अब यहां पे जज्बात में आ जाए आप कि मुझे ना कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़नी है, माजद के तूने एएफआर नहीं पढ़ना, इसी में सीए का सर्टिफिकेट लेके जाएगा हमसे, तो सर उसको कोई फायदा नहीं है ना यार। अब आप पता नहीं क्या कर रहे हैं आप। तो जो आपके सिलेबस में है उसको अच्छे से पढ़ना है। उसकी नॉलेज पे अगर कोई एएफआर का सवाल होगा वो हम पूरी ईमानदारी से क्लास में इंशाल्लाह कर रहे हैं। कोई भी आईएएस पढ़ेंगे जीरो से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक एक लाइन हर चीज पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस के अलावा एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस हो। एक चीज शायद आपने सुनी हो, नहीं सुनी तो मैं दोबारा बता देता हूँ। शायद आपने कभी किसी से सुना हो कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि आई कैप FAR 1 की 30% नॉलेज FAR 2 में आपसे पूछ ले, ये सुना जाता है। ये सुनने का हद तक सही है, बाज लोग इस पे बहुत खतरनाक अमल करते हैं, वो पागलों की तरह FAR 1 ही उठा देते हैं पढ़ने के लिए। नेवर डू दैट सर, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको बताता हूँ, फाइनल अकाउंट इज दी ओनली जहां एग्जामिनर आपकी FAR 1 की कहीं ना कहीं से कोई नॉलेज टेस्ट करता है। पहली एग्जाम्पल IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आपने पढ़ा है सब। सो उसकी अक्सर एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में आती है, अक्सर। IAS 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, उसकी भी एडजस्टमेंट यहां पर मिलेगी आपको, लेकिन एडजस्टमेंट की हद तक है, जो हम पढ़ रहे होते हैं बहुत तमीज के साथ। इसका ये कतन मतलब नहीं है वो एक एडजस्टमेंट के लिए आप पूरा IAS 16 रिवाइज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं भाई आप। वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की जो एडजस्टमेंट आती है क्लास में बहुत तरीके से पढ़ाया जाता है। इंपेयरमेंट की जो डिस्कशन होगी क्लास में बहुत तरीके से की जाएगी इंशाल्लाह, आपने टेंशन नहीं लेनी। कौन सी अप्रोच गलत है? वो वाली अप्रोच गलत है, 30% के चक्कर में पूरा FAR 1 पढ़ रहा है बच्चा, नहीं है। नेवर डू दैट। जी बेटा, इसमें अब कोई आपके पास सवाल? यहां तक बेटा अगर आप कोई सवाल पूछना चाहो, सिर्फ फाइन नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करता आई कैप, इतनी अंधी नहीं लगी पड़ी हुई, अल्लाह माफ करे, कि वो IAS 12 के साथ जो है ना आपको IAS 8 उठा के दे रहा है। IAS 8 की एक आध एडजस्टमेंट कभी कभार अगर आती है तो वो भी यहीं पर आती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि वो FAR 2 के लेवल पे आपको क्या चलो जी शाबाश प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के डिस्क्लोजर बनाया, हाँ यार तो गलत है सर, मतलब आज तक नहीं किया, ये तो ज्यादा हो जाएगा फिर। हाँ, एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, सुन लें, एक आध दफा उसने क्या किया है, IAS 41 और 21 को मिला के सवाल पूछ लिया। 41 और मिलाना बहुत आसान है, बता देता हूँ कैसे। प्लीज सुनिएगा। असल में 21 का नाम क्या है? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। भाई कुछ ट्रांजैक्शन हो सकती है फॉरेन करेंसी में हो, सुनिएगा। IAS 41 एग्रीकल्चर, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुन लें। देखिए अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास ऐसे प्लांट्स हैं जिनके मेरी कंपनी ने फर्टिलाइजर बाहर से इंपोर्ट करवाई, कुछ पेमेंट कर दी डॉलर में, कुछ पेमेंट करना, कहीं से 41 ला रहा है, कहीं से थोड़ा सा 21 बीच में लेकर आ रहा है, या हमने एक काम किया, हमने एनिमल ही बाहर से इंपोर्ट करवा लिया। अरे यार, अरे हमारे यहाँ की गाय किसी काम की नहीं है। बोला यार, और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से मंगवा लिया, ऑस्ट्रेलियन बुल मंगवाए, जहाज भी नीचे ही यार तो सर वो इशू कोई नहीं, उससे एक आध दफा मिलवा दिया था उन दोनों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको सिर्फ अकाउंटिंग आनी चाहिए। अच्छा जी, IAS 12, अच्छा इनकम टैक्स के बारे में एक चीज बता दूं, सुन लें। IAS 12
इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आपने पहले से टैक्स जो पढ़ना है वो जरूरी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा बच्चा जिसने कभी भी टैक्स नहीं पढ़ा उसको आईएएस 12 समझ में नहीं आएगा, उसको ज्यादा समझ में आ रहा होता। क्यों? सो उसको जो बताते हैं मान लेता है। उसके पास क्रॉस चेकिंग के लिए कुछ होता नहीं है। जिसने पढ़ा होता है वो फनकार अलग होता है, वो नई मुसीबत हो जाती है। वो सर वहां ये भी वो बच्चे जिनको थोड़ा बहुत याद आ रहा होता है, 90% को याद ही नहीं आता था, जो आप बोल लो सही। तो इसका प्लीज सुन लें, ऐसी कोई बात नहीं है कि आईएएस 12 के लिए यार यहाँ अलग ही रूल्स है सब। तो ये मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है ऑर्डिनेंस पढ़ रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं। तो ये भी एक बिला वजह का मिसकंसेप्शन है कि यार पहले टैक्स पढ़ेंगे तो ही आईएएस 12 पढ़ेंगे। वैसे बेटा मैं एक हैंड आउट की आपके साथ कॉपी भी शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, टेंशन ही ले आप मुझे। लेकिन एक मिनट में व्हाट्सएप के ग्रुप पे हैं आप लोग? नहीं है? हैं? ग्रुप ही नहीं बना? मुझे आपको 1 से 2 मिनट देने पड़ेंगे ताकि मैं जरा व्हाट्सएप पे हैंड आउट मंगवा लूँ, ग्रुप भी बना ले। जी बेटा। जो कॉस्टिंग में बढ़ाएंगे यहाँ थोड़ी बढ़ाएंगे। हाँ, अरे क्यों नहीं बढ़ाएंगे, इंशाल्लाह अभी तो शुरू है बेटा, क्या हो गया? सर अभी ये तो कितने स्टार्ट। कोर्स है? यार मैं डीएम डीएम इंशाल्लाह, डीएम डिसीजन मेकिंग अभी मैं बात करता हूँ, डीएम का ही है इंशाल्लाह। तो जो बेटा मुझे 1 मिनट दे, मैं आपको हैंड आउट, जाहिर सी बात उसके बगैर तो डीएम होता ही नहीं। क्या बात है, सब मेरे भी, सब मेरे पे डाल दो। हो जाएगा। मैं वो भी अच्छा टॉपिक है। क्या है? आप आ जाओ, पी के जल्दी आ जाओ, मैं जब तक हैंड आउट ढूंढूं। बेटा बस 1 मिनट दे दें, हैंड आउट इंशाल्लाह मिल जाएगा। कोई बात नहीं, बच्चे कह रहे हैं आराम से ढूंढे सर। IS 21 का टेस्ट मिल गया डायरेक्टली। लो, अच्छा हो पढ़ाई डायरेक्ट टेस्ट। बेटा हमारे कोई नाम बताए ग्रुप का, शेयर कर दूं, कौन सा ग्रुप है? 357। ये तो 358 आ रहा है, 7 तो आ ही नहीं रहा।
देखिए बेटा, मैंने एक हैंड आउट शेयर किया है, मिला? बेटा मैंने ग्रुप में तो शेयर किया। बहुत अच्छा। मुश्किल आपके लेवल पे नहीं। मैं सर हसन को देता हूँ, वो ग्रुप पे शेयर कर दे। जी बेटा, आप देखें हैंड आउट आया ग्रुप पे। यार आ जाना चाहिए। हार्ड कॉपी मिलेगी नेक्स्ट क्लास में, चलो अभी नहीं। आ गया, एक बच्चे ने बताया आ गया। क्या बात है, हैंड आउट आना शुरू हो गया भाई। व्हाट्सएप पे देखें आप। हाँ, ओनली स्टार्ट। नहीं नहीं बेटा, कल वाली की कहानियां। बेटा बहुत कुछ हो जाएगा, अभी देखिएगा इंशाल्लाह। जी आई होप के व्हाट्सएप पे आ चुका है हैंड आउट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। बल्कि मैं कुछ करता हूँ यार, थोड़ा हैंड आउट का चक्कर थोड़ा डिफरेंट कर। नहीं, मैं सोच रहा हूँ सारे कंपाइल करके दे दूं एक बुक फॉर्म में, ताकि आप फोटोकॉपी से खरीद के ले लें, ठीक है? ये आप उसको बहुत संभाल के भी रखोगे। अच्छा बेटा, इस पे बात कर लेते हैं जी। सबके पास आया कि नहीं आया? पीछे आ गया, व्हाट्सएप पे आया। बेटा आप जरा सुन लें। क्या बेटा, ब्लूटूथ ढूंढो क्या ढूंढो, समझ नहीं आ रहा। वाईफाई कनेक्ट नहीं हो बेटा IAS 21 प्लीज सुन लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी। और ये बुक वाला आइडिया भी मैं दे देता हूँ, ताकि एक ही दफा में आपने फोटो कॉपी के बाद जाना है उसको 2 से 3 100 वाले पापे देने, लाल वाले आप, वो आपको हैंड आउट दे देंगे। नहीं मैं नहीं ले रहा भाई, फोटो कॉपियर लेगा। हाँ, कवर होगा, बिल्कुल होगा। डेफिनेटली तस्वीर भी होगी, पोजीशंस, गोल्ड मेडल अलहमदुलिल्लाह, गोल्ड मेडल, यस। अच्छा बेटा प्लीज आप सुन लें यार। IAS 21 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। बेटा आप जरा बातें सुननी है, बेटा यहाँ देख लें, सुन लें, कुछ सीख लें। अच्छा जी, और एक चीज आप सबको पता है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी पता चल जाएगा। हर IAS के एंड पे एक अदद हमारी शानदार समरी होती है। वो शानदार समरी आपको बहुत काम आएगी इंशाल्लाह रिवाइज करने में।
और बाद बच्चों के ना आखिरी दिन ऐसे उल्टे सीधे मैसेज आ रहे होते हैं, बंदा क्या रिप्लाई कर। 2 दिन रह गए पेपर में, हमें पता है उस वक्त सेंसिटिविटी लेवल बच्चे का बहुत हाई होता है, लेकिन मेरे भाई मतलब हम कोई बॉर्डर पे थोड़ी खड़े हुए हैं, यहाँ आप बोलोगे वहां हम फायरिंग करना शुरू कर देंगे। 2 दिन रह गए, सर शानदार समरीज फौरन भेज दें। जी जी बेटा अभी भेज दो। अबे हमारे पास कहाँ है जो हम भेजते तुम्हें, कुछ के अलग मैसेज, सर वो वाला हैंड, वो वाला हैंड कौन सा वाला हैंड, तो वो वाला हैंड आउट भेज दो। तो भाई इस तरह के सवाल फिर बेचारे करते रहते हैं, क्या रिप्लाई करें, रिप्लाई नहीं करते। तो भाई जरा देख के यार प्लीज सुन ले। IS-21 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, अब सुन लिए यार प्लीज। देखिए मिसाल के तौर पे बेटा पाकिस्तान की बात करते हैं, नॉर्मली नॉर्मली कंपनीज की जो ट्रांजैक्शन होती होंगी हमारे यहाँ, नॉर्मली वो PKR में होती होंगी नॉर्मली। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, एक कंपनी की नॉर्मली ट्रांजैक्शन चल रही है PKR में, अगर उसकी कुछ ट्रांजैक्शंस डॉलर्स में हो जाए, कुछ पाउंड स्टर्लिंग में हो जाए, यानी कि फॉरेन करेंसी में हो जाए, आपको लगता नहीं है कोई ऐसा IAS होना चाहिए जो आपको यह बताए कि जो फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हुई है इसकी अकाउंटिंग क्या होगी? अगर IAS ना हो, मिसाल के तौर पे सुन ले, IAS ना हो तो पता है क्या होगा, मेरी कंपनी को जैसे समझ में आएगा मैं वैसे अकाउंटिंग करूंगा फॉरेन करेंसी की, आपको जैसे समझ में आएगा आप वैसे अकाउंटिंग करोगे, तो होगा क्या, IAS का जो ऑब्जेक्टिव है, IFRS का जो ऑब्जेक्टिव है ना, हार्मोनाइजेशन हो, पूरी दुनिया में एक जैसी अकाउंटिंग हो, सर वो ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं होगा। जब हमारी कंपनी अलग अकाउंटिंग कर रही है, आपकी कंपनी अलग अकाउंटिंग कर रही है, तो मुझे बताओ हार्मोनाइजेशन कहां पर आई? बच्चा बोले एक ही तो हार्मोनाइजेशन है, बोला क्या, बोला कोई हार्मोनाइजेशन नहीं है। ये सही है भाई, कर लो फिर ऑडिटर बन गया आप, मतलब क्लाइंट नहीं आपकी अकाउंटिंग खराब कर दी। कुछ लोग अल्लाह माफ करे चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद भी ऐसी ऐसी जगह जॉब करने चले जाते हैं जहां सबसे पहले वो बच्चे की IAS IFRS की नॉलेज जीरो कर देते। ठीक, कंपनी का नाम नहीं बता रहा, बहुत छोटी कंपनी, वहां हमारे एक स्टूडेंट चले गए, मैंने कहा तुम क्यों गए थे वहां पे? बोला सर गलती हुई। बोला अब 1 साल के बाद बाहर निकलो मुझे कुछ याद, सर कराची में, आई एम नॉट टेलिंग द नेम, छोटी कंपनी। सो वहां उसने उसने कहा सर जॉब मिल नहीं रही थी, चले गए। बोला अकाउंट्स उर्दू में बना रहे, अकाउंट्स उर्दू में बन रहे, हो गया काम, अल्लाह माफ करे। कह रहा सर सारी अकाउंटिंग भूल गया मैं, कुछ सोचा ना। तो अब क्या बंदा बोले वापस आ जाए, मुश्किल है ना सर, आसान नहीं, उर्दू में अकाउंटिंग तो ज्यादा मुश्किल। कुछ सोचे, एसेट्स की अकाउंटिंग बच्चे बता रहे हैं आसान से, और आपने एक वर्ड पढ़ा, टॉक्सिक एसिड, जहरीले असासे अलग, ये कौन सा एहसास है, मतलब जहरीले, अल्लाह रहम करे। तो अल्लाह माफ करे। जी बिल्कुल ठीक ले, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, औलाद पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक एसेट है, एक से ज्यादा तो एसेट्स है। अब अल्लाह ना करे जो टॉक्सिक बन जाता है, अल्लाह माफ करे, तो टॉक्सिक वही बच्चे बनते हैं ना पेरेंट्स टेंशन के अंदर, मतलब पेरेंट्स परेशान है कि यार ये मतलब क्या बनेगा इसको, और बार बार समझा रहे थे बच्चों को बेटा तू पढ़ ले, तेरा तेरा इरादा क्या है, बोला वो तो डिसाइड ही नहीं किया, मतलब बोला यही तो मसला। अच्छा हमारे यहाँ जो एक हल है ना पेरेंट्स के पास, सॉरी के साथ माजरत के साथ, वो इतना सक्सेसफुल अब नहीं है, पहले था, हमारे दौर में था, आपके दौर में नहीं है। उस सोल्यूशन का नाम है मारो पकड़ के, हर बात में मारो। बोले यार मारने से क्या होगा, मतलब क्या है यार, मतलब पोजीशन ले आएगा, पढ़ाकू बन जाए, डीट हो जाएगा, 2-3 दफा कुट खाएगा, उसको आइडिया हो जाएगा इंटेंसिटी का ना, किस लेवल की कुट होती है, इतनी तो मैं बेयर कर सकता हूँ, टेंशन नहीं। तो ये
अब ये सोल्यूशन नहीं रहा, पहले था अब नहीं है। जैसे 2-3 महीने पहले किसी के अब्बा से बात हुई, बोला सर आप इवेल्युएट करके खाली बताएं पढ़ रहा है कि नहीं। द मोमेंट यू से कि नहीं पढ़ रहा, फिर हमारा डंडा चलेगा। ये टार्जन का बच्चा नहीं है, मारोगे तो फिर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों, एक आध दफा मारेंगे, 2-3 दफा, उसके बाद उसको आइडिया हो जाएगा जी। तो ये सोल्यूशन अब खत्म हो गया। बेहतर है कि उस बच्चे को ये रियलाइज कराएं कि उसका अपना फ्यूचर है, बेहतर है कि वो अपने फ्यूचर के लिए खुद मेहनत करे, वरना मसला होता है। तो इसका मतलब यार कोई आईएएस होना चाहिए जो आपको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग बताए। तो इसको इन्वेंट या डेवलप करने की सबसे बड़ी रीजन क्या थी, हार्मोनाइजेशन आ सके, पूरी दुनिया में एक जैसी अकाउंटिंग हो अगर फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो। अब सुनिएगा, आईएएस के अंदर पहला कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट सब लिखा हुआ है हैंडआउट में, आप चेक करें, वहां एक पहली डेफिनेशन लिखी होगी, फंक्शनल करेंसी, द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच योर एंटिटी ऑपरेट्स, ऐसा लिखा हुआ है। फंक्शनल करेंसी क्या है, द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच योर एंटिटी ऑपरेट्स। अब बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, सुन लें, ये सीखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल करेंसी। सुन ले भाई, अब क्या सीखने जा रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल करेंसी। मेरी बात समझिएगा, अगर वो जो एक सिंगल लाइन की डेफिनेशन है ना कि फंक्शनल करेंसी का मतलब है करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट्स, अगर मेरे भाई इस एक लाइन से चीजें समझ में आ जाती तो आईएएस बताता ही नहीं फंक्शनल, वो कहता भाई ये डेफिनेशन पढ़ लो। नहीं, ऐसा नहीं, बता रहा हूं, आईएएस ने बहुत तमीज से समझाया है कि फंक्शनल करेंसी क्या है। मैं ये भी बताऊंगा कैसे समझाया इंशाल्लाह, और मैं ये भी बताऊंगा कि आईएएस ने इतना समझाया क्यों। पहला कॉन्सेप्ट सुन ले सब, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिस कंट्री में आपकी कंपनी ऑपरेट करती है, जिस कंट्री में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जिस कंट्री में आपकी कंपनी लेट से पैदा हुई है, अल्लाह माफ करे, उस कंट्री की करेंसी आपके लिए फंक्शनल है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों, सुना, अगर फंक्शनल करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच एंटिटी वाज इनकॉर्पोरेटेड होता तो ये लाइन यूं नहीं लिखी होती। क्या लिखा होता, भाई जहां कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वहां की करेंसी फंक्शनल है, ये तो नहीं लिखा हुआ ना। तो पहले दिमाग में एक चीज डाल लो, आपकी कंपनी, प्लीज सुन ले भाई, आपकी कंपनी जिस कंट्री में इन कॉर्पोरेट हुई है वहां की ही करेंसी आपके लिए फंक्शनल हो जरूरी नहीं है। हां, हम कह सकते हैं, सुनिएगा, कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता होगा, ऑलवेज ऐसा नहीं होता। ऑलवेज ऐसा होता तो डेफिनेशन ये नहीं होती बल्कि कुछ और होती। जैसे इससे हटके बात कर रहा हूं, हम कह सकते हैं, लेट्स से 90% पे बात कर लेते हैं, अपने रिलेटिव्स पे लगा लो परसेंटेज, हम कह सकते हैं 90% हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो पाकिस्तान में ही है, पीकेआर के अंदर ही होश संभाली, उसी में कमा रहे हैं, उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसे तकरीबन हर जगह ना 10% रिलेटिव्स मिलेंगे जो पैदा तो पाकिस्तान में हुए लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद पाकिस्तान से चले गए। अब वो कमाते भी डॉलर्स में, इन्वेस्ट भी डॉलर्स में करते हैं, हर चीज डॉलर्स में, तो उनके लिए तो करेंसी कुछ और होगी। ये तो हम ये नहीं कह रहे कि 100% रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, लेकिन आपको 10% रिलेटिव्स ऐसे मिल जाएंगे, और जो रिलेटिव्स कंट्री से बाहर होते हैं वो हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं, और हमें ऐसा लगता है वो पूरा कंट्री इन्होंने खरीदा हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं। अब भाई उसके नाम के साथ कंट्री आ रहा होता है, बोला आसिफ का फोन आया था तुम्हारे कजन का, मैंने कौन सा आसिफ, बोला आसिफ अमेरिका वाले, यूएसए वाले आसिफ भाई का फोन आया था, बोला तेरा युगेंडा वाले भी तो कजन है, उसका तूने कभी पूछा नहीं, उसका तूने कभी नहीं पूछा, बोला रहने दो उसको, जैसा खुद था वैसा मुल्क चूज किया उसने, ये कोई तरीका है यार, ये ठीक है भाई।
तो बॉय नहीं, हम तो पूरा कंट्री समझते हैं उसने खरीदा हुआ है, हालांकि गरीब का बच्चा शायद वहां बंद कबाब बेच रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कुछ नहीं पता। और यहाँ भरम चल रहे होते हैं भाई, वहां पता नहीं कितनी मुश्किल लाइफ गुजारते हैं लोग, अल्लाह माफ करे। और यहाँ से सब अच्छा लग रहा होता है, उतनी आसान लाइफ नहीं होती, बाहर की लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल है, टफ है। तो खैर वापस आते हैं। तो पहले तो मैंने दिमाग में ये डालने की कोशिश की है भाई, जिस कंट्री में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वहां की करेंसी आपके लिए फंक्शनल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं, सुनिएगा भाई, कैसे पता चलेगा फंक्शनल करेंसी क्या है, और फिर ये भी बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आइडेंटिफाई करने की। सुनिएगा, पहली बात, अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कौन सी करेंसी आपकी कंपनी को लेके आपके लिए फंक्शनल है, तो IAS 21 ने उसके कुछ प्राइमरी फैक्टर्स दिए। IAS कहता है भाई ये प्राइमरी फैक्टर्स को देख लो, और सुनिएगा, अगर प्राइमरी फैक्टर से आप आइडेंटिफाई ना कर सकेंगे विच करेंसी इज फंक्शनल, तो सेकेंडरी पे जाइएगा। लेकिन यहां क्लियर कीजिएगा एक बात, बेटा यहां देख ले प्लीज, डायरेक्टली आपने क्या नहीं करना, सेकेंडरी फैक्टर पे नहीं जाना, पहले प्राइमरी। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी फैक्टर्स टू आइडेंटिफाई फंक्शनल करेंसी। क्या सीख रहे हैं भाई, प्राइमरी फैक्टर्स टू आइडेंटिफाई क्या, फंक्शनल करेंसी। सुनिएगा, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनल करेंसी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, आप सबसे पहले ये देखें मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स कौन सी करेंसी में, कौन सी सेल्स, मेजॉरिटी। यार मेजॉरिटी ऑफ द सेल बता दें कौन सी करेंसी में। अब सुनिएगा, देखिए पाकिस्तान में की बात करें तो सर नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द सेल PKR में होगी नॉर्मली, लेकिन ऑफ कोर्स ये भी तो पॉसिबल है वो कंपनी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी करती हो, यानी कि थोड़ी सी सेल डॉलर्स में भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल चलते हैं ना लोग, नॉर्मल मेजॉरिटी ऑफ द सेल हमें PKR में मिलेगी, ये बात क्लियर होती है। एक और सुनिएगा, अगर कंपटीशन की बात करें तो नॉर्मली हमारे जो कंपटीशन डिटरमिन होगा, जो कंपटीशन डिसाइड होगा, वो PKR में ही होगा। भाई होता है ना, आप तारिक रोड वाले डॉल्मेन मॉल में चले जाएं या सीव्यू के ऊपर एक मुनासिब डॉल्मेन मॉल जो इन्होंने बनाया के बाद, ठीक है, हाइपर स्ट्रट थोड़ा मुनासिब है वो, ठीक है, ठीक है, बाकी तो अल्लाह माफ करे अलग ही चल रहे होते हैं। लेकिन इतना मैं बता दूं, अभी का नहीं बता, काफी पहले की बात करूं तो हाइपर स्टार को छोड़ दें, बाकी जितने भी आपके मॉल हैं वो कम से कम मलेशिया का जो उनका कैपिटल है कोलालमपुर, उसके मॉल से हमारे मॉल बराबर है, एक जैसे ही है, थोड़े बहुत हमारे अच्छे होंगे। पूरे कोलालमपुर के अंदर बस एक सनवे पिरामिड नाम का एक मॉल है, बस वो एक अच्छा बना हुआ है, बाकी तो अल्लाह माफ करे हमने ले यही घूम रहा हूँ तारिक रोड के अंदर। तो हम इतने बुरे नहीं है, ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब सिनेरियो क्या है, ये जब सेल वेल लगेगी यहाँ पे जो भी होता है सब PKR में चल रहा होता है ना, ऐसे थोड़ी होता है, अल्लाह माफ करे। आप जेडोड में आ रहे हैं प्राइस डॉलर में, आपने वही क्या हो गया, ये क्या कर दिया आपने। नहीं सर, हमारे यहाँ कंपटीशन भी डिटरमिन हो रहा है, तो नॉर्मली किसमें, PKR। अच्छा, नॉर्मली हमारी कंपनी सप्लायर्स को किसमें पे कर रही होगी, PKR में। नॉर्मली या तो कंपनी PKR में पे कर रही होगी या पे कर रही होगी, हमारे यहाँ एक दूसरा कल्चर भी है पे ना करना, ये बड़ा नॉर्मल कल्चर है। अल्लाह पाक इंसानों में किसी को ज्यादा जान देते हैं, उसको गलत फायदा उठाता है। पहला फायदा उठाता है, यार मैं इसको इसकी पेमेंट वापस नहीं करूंगा, कर ले जो करना है, उसको पता है कुछ नहीं कर सकता, पेमेंट रोक दी, अल्लाह माफ करे। मतलब ये समझता है मैं टार्जन हूं, इसकी इतनी कुट लगेगी जब ऊपर जाएगा, ये लेटा हो शुर से, ये नहीं करना चाहिए, नेवर डू दैट। अच्छा, किसी के पास गवर्नमेंट को लेके कोई अच्छी पोजीशन आ जाए, वो भी नाजायज फायदा उठाता है, इसको तंग कर रहा है, उसको तंग कर रहा है, नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। असल में पता प्रॉब्लम क्या है, बता दो, ऐसा करने का नुकसान क्या, अपने लिए नुकसान है ना भाई। एक तो हम सबको पता है वन टाइम मूवी है, दोबारा तो आना नहीं है। अब ये थोड़ी ऊपर जाके बंदा बोल रहा है वापस भेज दो, जो अब नेक हो जाएगा, अब मैं नेक हो जाऊँ, मारो पकड़े इसको, खुद सोचे ना सर, मतलब वापस भेज दो नेक हो जाऊंगा भाई, मतलब ऐसा कुछ नहीं, जस्ट वन टाइम मूवी, दैट्स इट, उसमें इतनी हरकतें क्यों कर रहे हो। तो इंसान के वैसे ही इतने गुनाह होते हैं, अल्लाह माफ करे, क्या जरूरत है साथ में
कुछ और ऐड करने की। तो वापस आए बेटा। और आजकल तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं भाई, हर बंदे को ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेक होना चाहिए। पहले कोविड ने आके इतने मसले किए, अब वो डेंगी बाबू आए हुए, अल्लाह माफ करे, वो नहीं छोड़ा भाई। अजीब चल रहा भाई, तू किस तरह का मच्छर अल्लाह बचाए भाई। वो सोचे ना, अब तो मच्छर करीब आया ज्यादा डर लगता है, बोला भाई तू तो स्नैचर से ज्यादा खतरनाक है। अल्लाह बचाए। खुद सोचे ना, उल्टी सीधी वबाएं फैलनी है भाई। तो इसमें तो बंदे को चाहिए सीधा सीधा चले, इसमें कोई हरकतें ना करे। तो ये रिजल्ट जो खराब आते हैं ना, उसमें हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते भाई। देखें अभी अभी आप सबने पेपर दिए सर, आप देखें ना पेपर देने के बाद, अब अगर 3-4 दिन हुए, एक हफ्ता हुआ है, अगर आप अल्लाह माफ करे घर पे बैठ के मूवियों के कोटे पूरे कर रहे हैं, तो बेटा याद रखिएगा, मूवी देख रहे हैं वहां आपका पेपर चेक हो रहा है। ये मैं बता दूं। हाँ, कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं जा रहा। ये बता रहा हूं, हर चीज काउंट होती है। ये नहीं समझना कुछ काउंट, सब काउंट होता है सर। सर सीए सीए वाली तालीम बुजुर्गों को मिलती है। ये नहीं, नहीं। अब जो बाकी है वो तो ना देखो ना, कम से कम रुक जाओ, स्टॉप। तो बेटा जब तक रिजल्ट ना आए बिल्कुल मुनासिब चले, बता रहा हूं। कोई मूवियों के कोटे ये होता है, इट्स वेरी डेंजरस। बचत हो गया, बता रहा हूं, ये डेंजरस से ज्यादा खतरनाक चीज। तो बेटा वापस आ जाए प्लीज। तो जब तक रिजल्ट ना आए कुछ बिल्कुल सीधे सीधे चलना नहीं। बेटा एफिलिएट के बाद कर लेना जो करना है, बाकी मर्जी है, पंगे ले लो, आइडिया हो जाएगा। आई के ने तो पीएचडी कही हुई बुजुर्गियत के अंदर, उनको फौरन आइडिया हो जाता है, बोला काट दे। बोला क्या हुआ, मूवी देख काट दे। अरे आपको लग रहा है जरूरी नहीं, बेटा जरूरी से ज्यादा आपको आइडिया नहीं है अभी। यू हैव नो आइडिया एट ऑल। अच्छा प्लीज सुन लें, वापस आ जाता है। तो बेटा नॉर्मली सप्लायर को कौन सी करेंसी में पे करते हैं भाई पाकिस्तान में? पीकेआर। लेबर नॉर्मली भाई ऐसे थोड़ी होगा, कल को आप सीए बन गए माशाल्लाह, अब सैलरी का टाइम आ रहा है, आप बिगड़ गए, बोले कितनी सैलरी लोगे, बोला $50,000 पर मंथ। बोला बेटा कितनी दफा बोला इंटरव्यू में आओ तो मेडिसिन खा के आया करो। मेरा खत्म हो गई थी। बोला अभी वापस जाए लेकर आए, ताकि आपको आइडिया हो। ये खाली 50,000 पी के आ रहा हूँ, ये तो कम हो गई ना, 2 से तो मल्टीप्लाई करो। बोला चले वापस आया बेटा, मतलब हालात सही नहीं है बेटा आजकल, थोड़ा मान लो। तो बेटा नॉर्मली इंप्लॉइज को पेमेंट किसमें दे रहे होंगे? पीकेआर में। अब सब प्राइमरी में आ रहा है भाई, सेकेंडरी की तो मैंने बात ही नहीं की। प्राइमरी फैक्टर्स रिपीट, मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स चेक कर लो कौन सी करेंसी में, हमारे यहाँ नॉर्मली पीकेआर। मेजॉरिटी ऑफ द पेमेंट टू द सप्लायर नॉर्मली। क्यों सब पाकिस्तान में भी तो ऐसा हो सकता है, हमारी कंपनी कुछ गुड्स बाहर से इंपोर्ट भी तो करवा सकती है। जरूरी थोड़ी है मेरी सारी परचेजेस विद इन पाकिस्तान हो, कुछ परचेजेस इंपोर्ट हो सकती है, तो हो सकती है। लेकिन हम कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पेमेंट सप्लायर को किसमें होगी? लेबर को नॉर्मली पेमेंट पीकेआर में हो रही होगी, ऐसे कंपटीशन नॉर्मली पीकेआर। अच्छा अगर सुनिएगा, सुन ले, आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में, बेटा सुन ले प्लीज, आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अज्यूमिंग प्राइसेस डिसाइड करती है, तो बेटा वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी प्राइसेस डिसाइड करती है, उससे भी आइडिया हो जाता है हमारे यहाँ तो नॉर्मली कौन डिसाइड कर रहा होगा प्राइसेस? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर करती है तो पीकेआर में करेगी। ये सुनो, इससे समझाने के लिए बताता हूं। जैसे फ्रूट वेंडर्स हो गए या दूसरे तीसरे, उनके पास जो लिस्ट आ रही होती है गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से ही आ रही, पीकेआर में ही आ रही होती है ना भाई। तो बेटा अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज अगर प्राइसेस डिसाइड करती है, तो आप चेक कर लो कौन सी करेंसी में वो डिसाइड करती है। अब सुनिएगा यहां पर ध्यान से, पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के केस में उनकी करेंसी पीकेआर होगी फंक्शनल। लेकिन अब मेरी बात समझना, एक मिनट के लिए अज्यूम करते हैं, सुनिएगा। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई पाकिस्तान में, बेटा इनकॉर्पोरेट कहां हुई?
उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उठाई और स्टार्ट कर दी मलेशिया में, यानी कि उनका मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट मलेशिया के अंदर है। सुनते रहिएगा, मैन्युफैक्चरिंग वहां पर हो रही है, सही। लेट से वो सेल्स भी वहीं पे कर रहे हैं, बस पैसा जो होता है एंड में जो बच जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस करके जो प्रॉफिट बच जाता है वो रिमिट कर देते हैं पाकिस्तान। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, कंपनी इनकॉर्पोरेट कहां पर हुई है, लेकिन मेरे भाई जब हम उनके फंक्शंस देख रहे हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया में हो रही है, प्रोडक्शन मलेशिया के अंदर हो रही है, उनकी करेंसी है मलेशियन रिंगिट, वो भी महंगी है, 52 रुपीज का रिंगिट, ठीक है, मलेशियन रिंगिट में पैसा लगा। अच्छा, सेल्स भी वहीं पे कर रहे हैं, तो मेरे भाई मैं और आप पता क्या कहेंगे, आप इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान में हुए, आपकी फंक्शनल करेंसी पीकेआर नहीं है, आपकी फंक्शनल करेंसी मलेशियन रिंगिट है भाई। ये वाली बात चल रही है कि हमारा कजन पैदा पाकिस्तान में हुआ है भाई, अब खाता पीता कमाता इन्वेस्टमेंट सब डॉलर में कर रहा है। तो हम इस सेट की बात करें तो हम कहेंगे ना पैदा तो यहीं पे हुआ ना, लेकिन आज अगर वैसे ही इस सेट की बात कर रहे हैं, उसकी फंक्शनल करेंसी हो गया नहीं यार, डॉलर है भाई। क्योंकि जब ये लोग बहुत ज्यादा टाइम पाकिस्तान से बाहर लगाते हैं, फिर जब ये लोग पाकिस्तान आते हैं ना, थोड़े इनका दिमाग चेंज हो जाता है, हमें तब चोरी होती। आपने कजन को दिखाया सूट, बोला यार ये वाला कजन 20,000 रुपए का, बोले $100 के भी नहीं है, बोले नहीं आप समझे नहीं, 20,000 रुपए, इट्स लेस देन 100, 20। अब उसको कुछ लग ही नहीं रहा, आप पागल हो रहे हैं, आप 20 का है यार, आप पीकेआर के अंदर चल रहे हैं और वो डॉलर में चल रहा है। ये लेकिन कब होता है, जब बाहर बहुत ज्यादा टाइम लगा के, और प्लस पैसे स्पेंड करने की आदत भी हो भाई। कंजूस बंदे को ना कहीं भी डाल दो, किसी भी उम्र में हो, वो साला कंजूस ही रहता है, अल्लाह माफ करे। उसको पैसे लगाते हो ना, मौत आ रही होती है, सोरी 20,000 रुपए, अबे क्या हम लुटे रहे हैं क्या, अबे भाई क्या हो गया, मतलब चीज भी तो देख तू, नहीं भाई। तो इसीलिए मैं बचपन से ही थोड़ा सा खुदा के लिए स्पेंड करने की आदत डाला करें, वरना बड़े होके भी ना वो बस अलग ही होते हैं फिर, और फिर वो ट्रांसफर होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। खुद सोचे ना, जिसने खुद जिंदगी में स्पेंडिंग ही नहीं की, ये थोड़ी है बच्चों को, ये थोड़ी जा बेटा लगा ले, बेटा लगाई नहीं, लगाई नहीं, 4 रोटी लेने जा रहे हैं, 3 ही लेकर आई हूँ। बोला बचाया कर बेटा, बचत की आदत डाल। तो मैंने देखा भाई, ये अल्लाह रहम करे, बाज लोग इस लेवल के कंजूस होते हैं कि वो आखिरी कैटेगरी पे चले जाते हैं। तो ये जो मैं बातें, ये जो स्पेंडिंग की आदत है, वो बंदा आके इतने पैसे लगाता है, वरना जो नहीं लगाता वो एंड पे भी नहीं लगाता। और कुछ लोग अल्लाह माफ करे, जमा करते 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 चले ही जाते, फिर दूसरे शुरू हो जाते हैं, वो भी जमा करते रहते। फिर सब ऊपर बैठे होते हैं, मतलब कितने छोड़ के आया है, बोला आपसे तो बहुत ज्यादा छोड़ गया, आपने जितना छोड़ा था ना उसको मैं बहुत ऊपर लेके आया हूँ। बोला होगी मुलाकात, बात कर ली, बोला चलो आ जाओ लेटो। कुछ शुरू। बोला ना कंजूस बनने का भी थोड़ा मुश्किल है भाई, इतना आसान नहीं है मगफरत। जो सखी होता है उसके थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं कि यार शायद ये बचत में आ जाए। कंजूस बंदा तो इनफ्लो आउटफ्लो में मर जाता है, अल्लाह उसको बोला सदका दे दो, बोले यार सदका आउटफ्लो यार, मतलब पैसे कम हो जाएंगे यार। बोला जमा कर, फिर एंड में यही पैसा मारेगा तुझे, और तो कुछ भी नहीं। अच्छा भाई, तो एक चीज क्लियर होगी, कंपनी इनकॉर्पोरेट यहां पर हुई है, लेकिन उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी कहीं और पे थी, सेल्स कहीं और हो रही थी। तो यानी कि कहना क्या चाह रहा हूं, जिस कंट्री में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जरूरी नहीं है वहां की करेंसी आपके लिए क्या हो। आपको मैं एक और इस सेट की एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा, सुनिएगा। मैंने इट हैपेंड विद मी पर्सनली, बहुत पुरानी बात है। मालदीव्स, उनके आइलैंड बड़े जबरदस्त, मालदीव्स उनके आइलैंड बड़े जबरदस्त, सुन ले, आगे बढ़ ले। अरे चले गए उनके हम एक XYZ आइलैंड के ऊपर। अच्छा, उनकी करेंसी उस वक्त भी बड़ी महंगी थी भाई,
हमारे 16 रुपए, उनका 1 रुपया। चेकआउट का टाइम हुआ, मैंने उसको उसकी करेंसी निकाल के दी, ठीक है। उनकी करेंसी को कहते हैं रुपया। मैंने रुपया निकाल के दिया, वो रुपया को यूं यूं देख रहा है। मैं परेशान, मैंने कहा जाली तो नहीं पकड़ा दी किसी ने मुझे। मैं भाई क्या हो गया? बोलो वी डोंट एक्सेप्ट रुपया। मैंने कहा भाई दिस इज द करेंसी ऑफ योर कंट्री नॉट माइन। बोला वी डोंट डील इन रुपया। मैंने अच्छा सोल्यूशन बता। बोला यू हैव 3 ऑप्शंस, आइदर पेड यूरो या पाउंड। डॉलर देने पड़े। अब दिल के जज्बात तो अलग थे, बोल नहीं सकते तो बोल देते तो वहीं रोक देते। आइलैंड में बोला यहीं पर है हम। ये दिल के अंदर से क्या बातें आ रही। अब आप खुद सोचे ना यार, जिस कंट्री के अंदर वो है उसकी करेंसी में वो पर्टिकुलर कंपनी क्या नहीं कर रही, ऑपरेट ही नहीं कर रही। तो ये मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिमाग में डालना चाह रहा हूं कि भाई जिस कंट्री में आप मौजूद हैं जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए फंक्शन हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा होगा जरूरी? बस इतना समझ में आता है ना। अब सुन ले, टाइम है हमारे पास। एक मिनट है बेटा, 1 मिनट है अभी, 2 मिनट है। नहीं नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं है। नहीं, इसमें एक चीज बतानी। तो ये बुक वाला आइडिया कैसा लग रहा है आपको? मुनासिब है एक ही दफा में? क्या कह रहे हैं? यार बेटा अभी अभी समझाया है, कंजूस नहीं बनना। ये हाल है। 300-400 लगा देना यार, इन्वेस्टमेंट है बेटा। ओ भाई थोड़ा सा स्पेंडिंग की आदत डाले, वरना अल्लाह रहम करे। किसी अच्छी जगह पहुंच गए तो कंपनी का काम हो जाए। कमा के बचत बढ़ेगी उनकी। कोई इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं, बचाए बचाए। अच्छा बेटा बात कर लेते हैं सेकेंडरी फैक्टर पे थोड़ी सी। बेटा 1 मिनट अभी बाकी है। नेक्स्ट क्लास कब है हमारी? कल? नहीं, एक बच्चा बोल रहा है कल। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह।